नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने कक्षा छठी की पाठ्यपुस्तक वसंत का पहला पाठ पढ़ा था, जिसका नाम था वह चिड़िया जो। आज इस वीडियो में, इस ऑनलाइन कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। आइए हम प्रश्नोत्तर की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो वास्तव में यह एक गतिविधि है, एक चित्र आपको बनाना है अपनी कॉपी में, अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में। लेकिन उससे पहले आपके मन में एक चित्र उभरना चाहिए जो कविता में बताई गई चिड़िया जैसा हो। तो हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि वह चिड़िया कैसी थी और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप उस चिड़िया का चित्र बना सकते हैं। देखिए, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं कि वह चिड़िया कैसी है। देखिए इन बिंदुओं में, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। ये सबसे पहला चित्र है कि उसके पंख नीले हैं। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है, तो वह जंगल में रहती है और वहाँ वह मधुर स्वर में गा रही है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो आपको एक ऐसी चिड़िया का चित्र बनाना है जो नीले पंखों वाली हो, जंगल में रहती हो, नदी का पानी पीती हो, उस चिड़िया का आकार छोटा हो और वह स्वतंत्र हो, किसी पिंजरे में न रहती हो बल्कि आज़ाद रहती हो, स्वतंत्र वातावरण में रहती हो। तो इन बिंदुओं के आधार पर आप एक चित्र की कल्पना कीजिए और उस चित्र को अपनी नोटबुक में बनाइए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। देखिए, कवि को वह चिड़िया जो, यह नाम कविता के लिए उपयुक्त लगा, सही लगा, तो उन्होंने यह नाम दिया। लेकिन आपसे कहा जाए कि आपको अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई एक नाम इस कविता को देना है जो कि लेखक के दिए नाम से अलग हो, तो आप क्या नाम देंगे? तो आइए हम आपको कुछ सुझाव देते हैं जो नाम आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कल्पना का प्रयोग करके भी कुछ और शीर्षक भी सोच सकते हैं। देखिए क्या और नाम हो सकते थे इस कविता के। इस कविता का एक नाम हो सकता था नन्ही चिड़िया, एक दूसरा नाम हो सकता था सुंदर चिड़िया, साहसी चिड़िया भी इस कविता का नाम हो सकता था, नीली चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया, ये नाम भी इस कविता को दिया जा सकता है, और परिश्रमी चिड़िया, ये नाम भी इस कविता को दिया जा सकता है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और नाम सूझता हो। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखें विद्यार्थियों कि जब भी हम किसी कविता को या किसी गद्यांश को, किसी पद्यांश को शीर्षक देते हैं तो वह शीर्षक प्रयास करें कि एक शब्द का हो, अधिक से अधिक 2 शब्द या 3 शब्द का हो। 3 शब्द से ज़्यादा शब्द किसी शीर्षक में प्रयोग नहीं करने चाहिए, या 3 शब्द से ज़्यादा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देखिए, हमने जो शीर्षक इस्तेमाल किए हैं यहाँ इस उत्तर में, वे लगभग सभी 2-2 शब्दों के हैं। नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, साहसी चिड़िया, नीली चिड़िया और परिश्रमी चिड़िया। तो आप भी 2 से 3 शब्दों का कोई शीर्षक अपने मन से भी लिख सकते हैं, या यहाँ दिए गए शीर्षकों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। हमने कविता पढ़ी है और अब हमें कविता के आधार पर बताना है कि जिस चिड़िया का जिक्र कविता में किया गया है उसे किन किन चीज़ों से प्यार है। आइए हम उत्तर देखते हैं और आपको कविता साथ के साथ याद आती रहनी चाहिए। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो ये सारी बातें उस कविता में हमने देखी थी कि वह चिड़िया दूध भरे जुंडी के दाने बड़े रस से खा लेती है, बड़े आनंद से खा लेती है। नदी से उसे प्यार है, जंगल से उसे प्यार है। तो
ये सारी 2-3 चीज़ें हैं जहाँ कविता ने कहा था मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है और मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो चूंकि उसने कहा मुझे अन्न से बहुत प्यार है तो हमने अनाज के दानों का उल्लेख कर दिया, उसने कहा मुझे विजन से बहुत प्यार है तो हमने जंगल का उल्लेख किया है, और उसने कहा था कि मुझे नदी से बहुत प्यार है तो हमने यहाँ नदी का उल्लेख किया है। तो ये 3 चीज़ें थी जिनसे चिड़िया ने बताया था कि उसे प्यार है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आशय स्पष्ट करो। आशय यानी भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का क्या भाव है? यहाँ 2 पंक्तियां हैं, हम पहले क पंक्ति देख रहे हैं। रस उंडेल कर गा लेती है। कवि का क्या भाव है यह कहने से? रस कोई बर्तन में भरा हुआ पानी तो है नहीं जिसे उंडेल दिया जाए, तो यहाँ रस उंडेल कर गाने का क्या भाव है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। जब जंगल में है तो उसे किसी का डर नहीं है, किसी का संकोच नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, और वह उन्मुक्त होकर गाती है। और जब कोई व्यक्ति उन्मुक्त होकर गाता है, अपनी मस्ती में मस्त होकर गाता है, तो वह बहुत मधुर गाता है। तो कविता चिड़िया भी यहाँ पर वह मधुर स्वर में गाती है। चिड़िया भी बहुत मधुर स्वर में गा रही है क्योंकि किसी का डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उसे किसी को नहीं सुनाना, वो सिर्फ अपने वन बाबा के लिए गा रही है, इसलिए उन्मुक्त भाव से गाती है और बड़े मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। उसका स्वर इतना मधुर है कि उसके स्वर की जो मधुरता है वह उस वातावरण में मिठास घोल देती है, रस घोल देती है। इसीलिए यहाँ कहा है रस उंडेल कर गा लेती है। आइए अब दूसरी पंक्ति देखें जिसका आशय स्पष्ट करना है। दूसरी पंक्ति है चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। आइए इस पंक्ति का क्या भाव है इसे देखें। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। चिड़िया को पता है कि नदी में उफान आया हुआ है, पर वो घबराती नहीं है। फिर क्या करती है? वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। दिल टटोलने का मतलब यही है। दिल टटोलना मतलब नदी के बीचों बीच जाकर पानी ले आना, और जल का मोती यानी पानी लाना, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लाती है। वह अनुमान लगाती है कि जलराशि अथाह है, उसमें उफान है, और उसके बावजूद वह उसके बीचों बीच जाकर वहाँ से जल ले आती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। उसे कोई और दूसरा पानी स्वीकार नहीं है, वह उस नदी के पानी से ही अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी को मोती की तरह अमूल्य बताया गया है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। तो चढ़ी नदी यानी उफनती हुई नदी, दिल टटोलना यानी बीचों बीच जाना, और जल का मोती ले आना यानी उस तूफान में से भी जल का जो अमूल्य जल है उसे ले आना। यह इस पंक्ति का भाव है। आइए अब हम अगले प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों अनुमान और कल्पना से संबंधित। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने अनुमान और अपनी कल्पना से देना है। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? कवि ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि वह चिड़िया वास्तव में है कौन सी चिड़िया। तो अब हमें हमारी अनुमान और कल्पना का प्रयोग करना है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। सलीम अली एक जाने माने पक्षी विज्ञानी हैं। उनकी एक पुस्तक है भारतीय पक्षी, जिसमें उन्होंने भारतीय पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक को देखना चाहिए। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। एशिया यानी जिस महाद्वीप में हम रह रहे हैं उसके उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग यानी रूस की तरफ, साइबेरिया की तरफ से कुछ पक्षी हमारे यहाँ आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह नीली चिड़िया जिसका जिक्र कवि कर रहा है वह इन 4 में से कोई एक रही होगी। या तो वह नीलकंठ रहा होगा, या वह छोटा किलकिला रहा होगा, या कबूतर रहा होगा, या बड़ा पतरिंगा रहा होगा। आइए अनुमान लगाते हैं और अपने अनुमान को लॉजिक भी देंगे। हम तर्क के साथ बात करेंगे। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी। न कबूतर, न पतरिंगा,
न अन्य कोई पक्षी। हमारा अनुमान है यहाँ पर कि वह पक्षी, वह चिड़िया अवश्य नीलकंठ रही होगी। अब क्यों रही होगी इसका कारण भी देना ज़रूरी है, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला है। चिड़िया ने खुद कहा है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, यानी उसके शरीर के अधिकांश भाग का रंग नीला है, आकार छोटा और आवाज़ मीठी है। नीलकंठ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। उसके शरीर का अधिकांश रंग नीला होता है, आकार छोटा होता है और आवाज़ मीठी होती है। और यही तीनों गुण हमारी कविता की चिड़िया में भी हैं कि उसका रंग नीला है, उसका आकार छोटा है, उसकी आवाज़ मीठी है। तो इन 3 कारणों से हम ये कह सकते हैं कि वह जो चिड़िया जिसका वर्णन कवि ने कविता में किया है वो अवश्य कोई नीलकंठ रही होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो। यहाँ कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, मैना, कौवा, बतख, कबूतर। ये पक्षी वो हैं जो एक से अधिक रंग के होते हैं, तो हमें उन रंगों के नाम लिखने हैं। उसके किस हिस्से का रंग कैसा है, जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो यहाँ एक तोते का उदाहरण दिया है कि जैसे तोते की चोंच लाल होती है लेकिन शरीर हरा होता है, ऐसे इन पक्षियों में एक से अधिक रंग पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि इनके किस शरीर के अंग का क्या रंग होता है। उत्तर देखेंगे। सबसे पहले मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। पंख भूरे होते हैं और सफ़ेद होते हैं, मिला हुआ रंग होता है। उनकी टांगें हल्की लाल होती है। कौवे का पूरा शरीर काला होता है, इसमें कोई 2 रंग नहीं पाए जाते। कौवा एक ही रंग में रंगा हुआ है और वह रंग काला है। बतख सफ़ेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। आप सभी ने बतख देखी होगी, ये सफ़ेद होती है और पैर अगर कभी देखें आप, कभी बतख पानी से बाहर निकल कर बैठी हो तो उसके पैरों पर नज़र डालें, हल्के गुलाबी रंग के पैर होते हैं। कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, स्लेटी सफ़ेद यानी ग्रे कलर का सा। गर्दन कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगें लाल होती है। तो यदि कभी आपने गौर किया हो कबूतर की टांगों पर तो आप देखेंगे कि कबूतर की टांगें कुछ लाल रंग की होती हैं। आइए अब हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। हमने कविता पढ़ी और हमने देखा था कि हर स्टैंजा जो शुरू हो रहा था वह इन शब्दों से शुरू हो रहा था, वह चिड़िया जो, और ख़त्म हो रहा था मुझे बहुत प्यार है से। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो अब ये आपकी अनुमान और आपकी कल्पना पर आधारित विशुद्ध प्रश्न है कि आप अपनी अनुमान और कल्पना का प्रयोग करें और कवि की तरह ही एकाध एक स्टेंजा अपनी कल्पना से लिखें। हम आपको उदाहरण के तौर पर एक बंध यहाँ पर दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। तो यह एक कल्पना से लिखा गया बंद है। आप अपनी कल्पना से कोई और बंद भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। आप किसी भी वस्तु की कल्पना करें, यहाँ पर एक फूल के पौधे का जिक्र किया है, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि वह जो फूल का पीली पंखुड़ियों वाला पौधा महक रहा है वो मैं हूँ। यानी आपके जो गुण हैं वो जिस किसी वस्तु में आपको मिलते हैं उसकी कल्पना कर लीजिए, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप फूल का ही प्रयोग करें, आप कोई ऐसी दूसरी वस्तु का भी उदाहरण ले सकते हैं जिसमें समान रूप से वही विशेषताएं हों जो आप में हैं, और ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। आप भी ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। आइए एक उदाहरण की पंक्तियाँ देखते हैं और बाकी आप प्रयास करें कि आप अपनी कल्पना से लिखें। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता
पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। तो यहाँ अगर आपको हवा से बहुत प्यार है तो ये पंक्तियाँ आपके लिए रिलेवेंट है। अगर आपको महक से खुशबू बहुत अच्छा लगती है, सुगंध बहुत अच्छी लगती है, तो आपके लिए ये पंक्तियाँ बहुत रिलेवेंट हैं। आप ऐसे ही गुणों से युक्त और पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं किसी और ऑब्जेक्ट को आधार बना करके। आइए हम आगे के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम भाषा की बात खंड के प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस खंड में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। रेखांकित शब्द यानी अंडरलाइन शब्द जिनके नीचे लाइन खिंची हुई है, ये शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। विशेषण यानी विशेषता बताने का। और ये किनकी विशेषता बता रहे हैं? इन दो शब्दों की। पहला शब्द है चिड़िया और दूसरा शब्द है दराज। दराज कहते हैं ड्रॉर को। टेबल में जो ड्रॉर लगी होती है उसे दराज कहा जाता है। तो यहाँ इन दो शब्दों की विशेषता ये शब्द बता रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। जिन शब्दों से विशेषता पता चलती है, यानी जो अंडरलाइन शब्द हैं, ये विशेषण हैं और जिनकी विशेषता हम बता रहे हैं, चिड़िया और दराज, ये विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे यहाँ वाला और वाली जोड़ा है, पंखों वाली चिड़िया, फिर पंखों वाली के आगे एक विशेषण और जोड़ दिया। ऊपर वाली दराज, फिर अगली लाइन में ऊपर वाली के आगे एक विशेषण और जोड़ दिया। तो ऐसे ही इन दिए गए शब्दों में जो वाला और वाली लगे हुए हैं, इनमें एक एक विशेषण हमें और जोड़ना है। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा और मूंछों वाला आदमी। आइए हम इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ते हैं। सुनहरे मोरों वाला बाग। मोरों वाला बाग तो पहले से लिखा हुआ था, हमने एक विशेषण और जोड़ दिया, सुनहरे मोरों वाला बाग। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है, विशेषण के पहले जो विशेषण लगते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। ये विशेषण तो वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, मोरों वाला, तो कैसे मोरों वाला? सुनहरे मोरों वाला। तो यह सुनहरा जो शब्द है ये मोरों के लिए विशेषण है, इसलिए यह प्रविशेषण कहलाता है। तो सुनहरे मोरों वाला बाग। हरे भरे पेड़ों वाला बाग। पहले हमें सिर्फ पेड़ों वाला घर दे रखा था, अब हमने इसके आगे हरे भरे जोड़ दिया और शब्द वाक्य हो गया हरे भरे पेड़ों वाला घर। पहले दिया था फूलों वाली क्यारी, हमने इसके आगे जोड़ दिया पीले फूलों वाली क्यारी। तो यहाँ पर सुनहरे, हरे भरे, पीले, ये सब प्रविशेषण हैं और ये मोरों वाला, पेड़ों वाला, फूलों वाला ये विशेषण हैं और बाग, घर, क्यारी ये सब विशेष्य हैं। स्कूल वाला रास्ता। रास्ता संज्ञा है, विशेष्य है। कौन सा रास्ता? स्कूल वाला, ये विशेषण हो गया। कौन से स्कूल वाला? महात्मा गांधी स्कूल वाला, हमने महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया, तो यह प्रविशेषण हो गया। हंसने वाला बच्चा। बच्चा यहाँ संज्ञा है इसलिए यह विशेष्य है। हंसने वाला, कैसा है बच्चा? हंसने वाला है, तो यह विशेषता बता रहा है शब्द, इसलिए यह विशेषण हो गया। और कैसा हंसता है? अधिक हंसता है। अब ये हंसने की भी विशेषता बता रहे हैं कि हंसता कैसा है? अधिक हंसता है, तो यह प्रविशेषण है। अधिक हंसने वाला बच्चा। घनी मूंछों वाला आदमी। आदमी संज्ञा है, विशेष्य है। मूंछों वाला, यह उसकी विशेषता है, इसलिए मूंछों वाला शब्द विशेषण है। और मूंछें कैसी है? घनी हैं, तो ये शब्द अब मूंछों की भी विशेषता बता रहा है, यानी यह प्रविशेषण है। तो यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हमने विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण के बारे में जाना। विशेष्य वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण वे शब्द होते हैं
जिनसे विशेषता बताई जाती है। और प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण के आगे जुड़ते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। आशा है आपको प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य समझ आया होगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। वह चिड़िया, बीच में कविता आनी थी लेकिन पूरा न लिख करके हमने यहाँ डॉट दे दिए हैं। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। ये जो बोल्ड किए हुए लेटर्स हैं, रुचि से और रस उंडेल कर, इन्हें ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। रुचि से क्या कर लेती है? खा लेती है, यानी खाने की विशेषता क्या है कि वह रुचि से खाती है। रस उंडेलकर गा लेती है, कैसे गा लेती है? रस उंडेलकर गा लेती है। तो गाने की विशेषता क्या है कि वह रस उंडेलकर गा रही है। देखिए, रुचि से और रस उंडेलकर, इन दोनों शब्दों से यहाँ हम विशेषता बता रहे हैं, लेकिन क्या हम यहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं? नहीं, यहाँ विशेषता बता रहे हैं खाने की और गाने की, और ये दोनों ही क्रियाएं हैं। यानी इन दो शब्दों से हम यहाँ क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। अब कुछ शब्द दिए हैं आगे हमें, उसमें हम क्रिया विशेषण छांटेंगे। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। जल्दी जल्दी, कैसे लड्डू कैसे ठूंसने लगी? जल्दी जल्दी ठूंसने लगी। तो ठूंसना जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है कि जल्दी जल्दी ठूंसे गए, इसलिए यह शब्द क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई? लुढ़कती हुई चली गई। तो ये लुढ़कती हुई जो शब्द है ये इस चली गई की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसा होने लगा? कैसे सामान्य होने लगा? धीरे धीरे। तो यह धीरे धीरे शब्द भी इस क्रिया की होने लगा, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह भी क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। आंगन में कैसे गिरी? धप्प से गिरी। तो ये जो धप्प से शब्द है ये गिरने की विशेषता बता रहा है। गिरने का ढंग कैसा था, गिरने का तरीका कैसा था? धप्प से। तो यह धप्प से शब्द यहाँ इसकी इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। झपटने का ढंग कैसा था? फुर्ती से, इसलिए यह शब्द क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? बैठने का ढंग क्या था? सहमकर बैठ गया। तो सहमकर यह शब्द यहां पर बैठ गया की विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? बढ़ने का ढंग क्या था? अचानक से बढ़ गई। तो अचानक शब्द यहां बढ़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। तो विद्यार्थियों, हमने इस दूसरे प्रश्न के माध्यम से ये जाना कि वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में, स्वच्छ हस्तलेख में, बिना मात्राओं की वर्तनी की गलती किए ध्यान से व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। धन्यवाद।